दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। आज हम देखेंगे जुलाई के पहले हफ्ते की करंट अफेयर्स। तो जो पहली न्यूज़ है यहाँ पे वो है आईएनएस तमाल से रिलेटेड। आईएनएस तमाल जो है दैट इज़ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया। अब फ्रिगेट का क्या मतलब होता है? फ्रिगेट का मतलब होता है वॉरशिप। और गाइडेड मिसाइल का क्या मतलब है यहाँ पे? जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। एक तो होता है कि जैसे आपने मिसाइल छोड़ दी, फिर उसके बाद वो कहीं भी जाके लग सकती है, कहीं भी जाके हिट कर सकती है। लेकिन अगर आप उस मिसाइल को हवा में भी कंट्रोल कर सकते हो तो उसे कहते हैं गाइडेड मिसाइल। वो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे इंफ्रारेड रेज के थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट कंट्रोल कर सकते हो, जीपीएस के थ्रू, मल्टी मीन्स होते हैं इनको कंट्रोल करने की। तो ये जो आईएनएस तमार है दैट इज़ गाइडेड मिसाइल frigate manufactured by Russia. It is 8th multi-role stealth frigate in Project 1135, a series of frigates built by Russia for Indian Navy. देखिए यहाँ पे आपको इसमें क्या याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कि अंडर प्रोजेक्ट 1135 रशिया जो है वो इंडिया को वारशिप्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1135 जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और रशिया के बीच में है, जिसमें रशिया जो है वो वारशिप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है किसको? इंडिया को। और किस ग्रेड की हैं? स्टेल्थ फ्रिगेट। स्टेल्थ का क्या मतलब होता है? स्टेल्थ का मतलब होता है ऐसी वारशिप जो अनडिटेक्टेबल होती हैं। क्या होती हैं? अनडिटेक्टेबल होती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रडार या कोई भी जीपीएस जो होता है इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो उसी सीरीज़ में ये जो आईएनएस तमाल है दैट इज़ 8th इन नंबर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ओटावा कन्वेंशन से रिलेटेड। अब ये न्यूज़ क्यों आई है? ओटावा कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। तो ड्यूरिंग दिस वॉर जो यूक्रेन है उसने इस कन्वेंशन से विड्रॉ किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया है। अब बेसिकली होता क्या है ओटावा कन्वेंशन? ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट बैन्स एंटी पर्सनल लैंड माइंस। ठीक है, जो ये लैंड माइंस का इस्तेमाल करते हैं ना, उन लैंड माइंस के यूज़ को बैन करता है ओटावा कन्वेंशन। इंडिया ऑब्वियसली बात है इसका सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप आए दिन देखते हैं कि लैंड माइंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ओटावा कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? लैंड माइन से रिलेटेड है। ठीक है, लैंड माइन से रिलेटेड है। यहाँ पे यही चीज़ डिस्क्राइब की गई है। एंटी पर्सनल लैंड माइंस आर जनरली हिडन इन द ग्राउंड and designed to detonate automatically when someone steps them or passes nearby। देखिए, आपको जेकेएसएसबी के लिए अगर आप ये न्यूज़ करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो बस आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि ओटावा कन्वेंशन जो है वो किस से रिलेटेड है? लैंड माइन से रिलेटेड है। बस इतनी चीज़ काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, दूसरी इस पहले वाले न्यूज़ में आपको क्या याद रखना है कि आईएनएस तमाल जो है वो हम कहाँ से ले रहे हैं? वो हम रशिया से ले रहे हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरा इसमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, बस, और स्टेल्थ ग्रेड की है ये। बस इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। और प्रोजेक्ट 1135 के अंडर हम इसको प्रोक्योर कर रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वाड ग्रुप जो है वो भी न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो वॉशिंगटन में हुई थी। ये नहीं पूछा जाएगा आपको, आपसे पूछा जाएगा क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो क्वाड के मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। और इसका आइडिया भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आइडिया किसने प्रपोज किया था? जापान के पीएम थे शिंजो आबे। इन्होंने इस आइडिया को प्रपोज किया था क्वाड ग्रुप से रिलेटेड। पर्पस क्या है इतना आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो भी इंडो पैसिफिक रीजन है दैट शुड बी फ्री। ये इसका एक पर्पस है क्वाड ग्रुप का। क्योंकि देखो, आप इस इंडो पैसिफिक रीजन या इंडियन ओशन में ज़्यादातर इन्फ्लुएंस किसका है? चाइना का। तो उस चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, अभी कुछ पीएम मोदी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, तो इनको मोस्टली उनके किसी किसी कंट्रीज़ में जो उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है उनसे नवाजा जाता है। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है आपसे। अभी पीएम मोदी ने विजिट किया था घाना में। दिस इज़ ए कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, तो आप इन्होंने इनको जो भी वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर होता है उससे इनको नवाजा गया था। क्या नाम है ऑर्डर इसका? द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ द घाना। ठीक है, ये इनका हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अवार्ड है। उसके बाद ये गए थे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, वहाँ का भी इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जब वो वहाँ पे स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ कैरिकॉम। तो आपको ये थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, ये जो कैरिकॉम है वो क्या है। कैरिकॉम जो है बेसिकली एक कैरेबियन कम्युनिटी का एक ग्रुप है जिसमें 15 स्टेट्स हैं, ठीक है। और इसको फॉर्म किया गया था 1973 में। थोड़ा बहुत अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कैरिकॉम के कौन कौन से मेंबर्स हैं। ये 15 मेंबर्स आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैरिकॉम। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो थी, देखो यहाँ अब ये आपको एज इट इज़ बैकग्राउंड बताने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का रोल बताया गया है। यहाँ पे हुआ क्या था कि अभी ओडिशा की एक डिस्ट्रिक्ट है, पूरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था तो उससे पहले क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो उसमें से एक कमेटी है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इन्होंने क्लियरेंस को जो है अभी डेफर कर दिया। उन्होंने क्लियरेंस नहीं दिया इसको बनाने के लिए। क्यों क्लियरेंस नहीं दिया है इन्होंने बनाने के लिए? कि उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, दैट माइट बी ए पोटेंशियल हार्म टू ओलिव रिडली टर्टल्स, इरावदी डॉल्फिन्स एंड माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, अब हमको न्यूज़ में मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये ओलिव रिडली टर्टल्स, इरावदी डॉल्फिन्स, ये जो चीज़ है वो आपको पूछी जा सकती है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। अब थोड़ा बहुत हम ओलिव रिडली टर्टल से रिलेटेड पूछते हैं, ये आपके ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ओलिव रिडली टर्टल्स का जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल, ठीक है। इनकी एक नेस्टिंग साइट है भालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में है। हो सकता है ये ना पूछा जाए, ज्योग्राफी में यही पूछा जाए आपसे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो इस तरीके से न्यूज़ बनती है यहाँ पे। ये मोस्टली इनहेबिट कहाँ पे करती हैं? जो भी वार्म वाटर्स होते हैं, ओशंस के जो भी वार्म वाटर्स होते हैं, जैसे इंडियन ओशन या पैसिफिक या फिर एटलांटिक ओशन में वार्म वाटर्स में ये इनहेबिट करते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि द कोस्ट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट ऑफ ओलिव रिडली टर्टल्स इन द वर्ल्ड। ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कोस्ट है ओडिशा का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास नेस्टिंग होती है किसकी? ओलिव रिडली टर्टल्स की। ये जो मास नेस्टिंग होती है इसे कहा जाता है एरीबाडा। क्या कहा जाता है? एरीबाडा। अभी मैंने कहा एरीबाडा का ये बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अराइवल बाय सी। अब देखिए यहाँ पे ये जो बात हो रही है मास नेस्टिंग की, तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि भाई कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब लेकिन कोस्ट ऑफ ओडिशा में कहाँ पर? ठीक है, तो उसके लिए कुछ लोकेशंस है यहाँ पे, वो आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाएगा कि बताओ गहीर माथा बीच जो है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये? ओडिशा में है ये। और है ऋषिकुलिया रिवर, ये भी कहाँ पर है? ओडिशा में है। ठीक है, तो ये वो साइट्स हैं जहाँ पे मास नेस्टिंग होती है ओलिव रिडली टर्टल्स की। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ओलिव रिडली टर्टल्स का जो शेल होता है, ये होता है हार्ट शेप। क्या होता है? हार्ट शेप। और इसका कलर जो होता है वो ओलिव ग्रीन कलर होता है, इसलिए इनका नाम भी पड़ जाता है ओलिव रिडली टर्टल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इरावदी डॉल्फिन से रिलेटेड है। जो इरावदी डॉल्फिन है उनका IUCN स्टेटस आप देखोगे तो ये क्या है? एंडेंजर्ड है। क्या है ये? एंडेंजर्ड है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया है मैंने कि ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है, खासकर साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। और इसके अलावा 3 रिवर्स में ये पाई जाती है। अयरवाडी जो म्यांमार में है, महाकम जो इंडोनेशिया में है, मेकोंग जो चाइना में है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हो। अगर आप KS के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडिया में कहाँ पर ये जो इरावदी डॉल्फिन है कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मोस्टली चिल्का लेक में पाई जाती हैं। चिल्का लेक कहाँ पर है? ओडिशा में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा में पाई जाते हैं ये। एक तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपका चिलिका लेक है ये इंडिया की पहली रामसर साइट है। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट रामसर साइट। उसके अलावा चिल्का लेक से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून। ठीक है, आप जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेगून से आप क्या समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये बता सकते हैं आप।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ हैम रेडियो कम्युनिकेशन। अब ये हैम रेडियो कम्युनिकेशन कैसे न्यूज़ में आ गया? अभी आपने देखा होगा कि इंडियन एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये काफ़ी न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने वहाँ से जो इंडियन स्टूडेंट्स उनके साथ जो है कुछ बातचीत की है, और जो नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया था यहाँ पे, मतलब जिस नेटवर्क के थ्रू बातें हुई हैं इनकी, वो था कौन सा? हैम रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हैम रेडियो कम्युनिकेशन क्या चीज़ है, या हैम रेडियो क्या चीज़ है। तो हैम रेडियो बेसिकली क्या होता है? इसको एमेच्योर रेडियो भी कहा जाता है। बेसिकली कुछ फ्रीक्वेंसी, स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो पर्टिकुलर लाइसेंस इंडिविजुअल्स को ही दी जाती हैं, ठीक है, टू कम्युनिकेट विदाउट इंटरनेट और फोन नेटवर्क। ठीक है, ये चीज़ आप देखें यहाँ पे, इट्स ए सिस्टम वेयर लाइसेंस्ड इंडिविजुअल्स यूज रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू कम्युनिकेट विदाउट इंटरनेट और फोन नेटवर्क्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई आम बंदा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसे ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। लाइसेंस कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन लाइसेंस देगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स देगा। और कम से कम आपकी एज जो है वो 12 साल से ऊपर होनी चाहिए इस लाइसेंस को पाने के लिए। ठीक है, आप थोड़ा बहुत डिटेल में देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, लाइसेंस इशू कौन करेगा? मैंने अभी आपसे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन इंडिया एनी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 12 इज परमिटेड टू ऑपरेट ए हैम रेडियो। ठीक है, नीपा वायरस भी न्यूज़ में था अभी। नीपा वायरस जो है ये जोनोटिक डिजीजेज से रिलेटेड है। जोनोटिक डिजीजेज कौन सी होती हैं? दैट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी डिजीजेज जो एनिमल से इंसानों में फैलती है, या तो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू कैसे? जैसे मान लो कोई फ्रूट जो है वो एनिमल्स के कांटेक्ट में आया, फिर उस फ्रूट का जो सेवन आपने किया, उन्होंने उस के ऊपर कोई स्लाइवा वगैरह ऐसा कुछ डाला हो, फिर वो अगर आप उसका यूजेज करोगे, उसको खाओगे, तो इनडायरेक्टली जो वायरस होगा वो आपकी बॉडी में आ जाएगा। ऐसे वायरसेस को क्या कहा जाता है, या डिजीज को क्या कहा जाता है? जोनोटिक डिजीजेस कहा जाता है। अब ये नीपा वायरस क्या है? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। ये मोस्टली अफेक्ट करता है एनिमल्स को। किसको? जैसे बैट्स को, पिग्स को, डॉग्स को या हॉर्सेस को करता है। बट सिंस ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बहुत देखना है नीपा वायरस। नेक्स्ट, दलाई लामा भी अभी न्यूज़ में है। आपको सबसे पहले जो दलाई लामा है इनको बारे में ये पता होना चाहिए कि ये 14वें गुरु हैं। इनके 14th दलाई लामा है ये। इनका एक स्पिरिचुअल नेम भी है टेंजिन गात्सो। ठीक है, अब ये इतना तो पता ही होगा आपको कि दलाई लामा जो है वो स्पिरिचुअल लीडर हैं टिबेटियन बुद्धिज़्म के। अब आपको पेपर में क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये 14th नंबर के दलाई लामा हैं इनके। दूसरा, ये जो दलाई लामाज होते हैं, जैसे अभी 13 था, फिर 14 है, चल रहा है, अभी जो 15 है या फिर 16 आएगा, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है एक ट्रस्ट। कौन डिसाइड करता है? ट्रस्ट, गार्डियन फोड्रंग ट्रस्ट। ये डिसाइड, इट इज़ द सोल अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज कि जो फ्यूचर इनकारनेशन होगा या फ्यूचर जो दलाई लामा होंगे वो कौन होंगे, ये ट्रस्ट डिसाइड करता है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स कुछ अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप कर सकते हो, अदरवाइज पेपर के लिए इतने ही 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि एक तो ये जो करंट दलाई लामा है, ही इज़ 14th दलाई लामा, जिनका स्पिरिचुअल नेम जो था वो टेंजिन गाइत्सो है। ठीक है, और जो दलाई लामा के जो भी फ्यूचर इनकारनेशंस होते हैं वो कौन सा ट्रस्ट डिसाइड करता है? गार्डियन फोड्रंग ट्रस्ट डिसाइड करते हैं। अब जो 14th दलाई लामा है इनके बारे में आपको ये बता देता हूँ। अब इनको माना जाता है कि ये जो 13 दलाई लामा थे उनके अवतार हैं ये। ठीक है, अब इनको कब माना गया था? ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द इनकारनेशन ऑफ 13 दलाई लामा एट द एज ऑफ 2। और इनको फॉर्मली कुर्सी पे तख्त पे बिठाया गया था। कब? जब ये 4 साल की एज में थे। ठीक है, 4 साल की एज में थे, और उनको स्पिरिचुअल नेम दिया गया था टेंजिन गाइत्सो। क्या नाम दिया गया था? टेंजिन गाइत्सो। ठीक है, कभी कभी अगर आपके पेपर में प्लेसेस इन न्यूज़ अगर आपके करंट अफेयर में है तो ये भी आ सकता है। रिसेंटली एक प्लेस है सामजोंग, बेसिकली एक विलेज है ये नेपाल में। कहाँ पर है? एक विलेज है नेपाल में, जिसको अभी जितने भी विलेजर्स थे उनको रीलोकेट कर दिया गया है यहाँ से,
क्योंकि यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो थे वो फुली कम्प्लीटली जो है वो डिसअपेयर हो चुके हैं। इसलिए इनको यहाँ पे नेपालियन गवर्नमेंट को इन विलेजर्स को यहाँ से रीलोकेट करना पड़ा, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज हैज़ बीन कम्प्लीटली डिसअपेयर फ्रॉम द रीजन। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है एनसी क्लासिक स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एनसी क्लासिक जो है वो अभी इंडिया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जेवलिन कंपटीशन अभी इंडिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये बेंगलुरु में। ठीक है, इससे पहले कोई इवेंट जो है वो इंटरनेशनल जेवलिन कंपटीशन यहाँ पे नहीं हुआ है। ये रिसेंटली हुआ है, जिसका नाम था एनसी क्लासिक। कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। और इसको किसने जीता है? इसको जीता है नीरज चोपड़ा ने। और नीरज चोपड़ा ने जो थ्रो किया था वो कितना थ्रो किया था? 86.1 मीटर। तो बच्चों आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये। अगर आपको इस तरीके के करंट अफेयर्स अच्छे लगे, ठीक है, एक तो मैं ये इसकी जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी वीडियोस आपको अच्छी लगी, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। सी यू इन सम अदर क्लास। थैंक यू।